ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मैंने डिस्कस करके बताया था कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, जाइलम एंड फ्लोएम, वेस्कुलर टिश्यूज, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं होता, ठीक है, ना ही उनके अंदर कोई ब्लड सर्कुलेट करता है, तो उनको सिर्फ वाटर का एंड फूड या मिनरल्स का ही अप डाउन करना है। तो वो किसके थ्रू करते हैं, एक वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। आपको पता है ना, रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, हर जगह वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, बताया था, वन इज द जाइलम, सेकंड वन इज द फ्लोएम। जाइलम क्या वर्क करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, मैं जस्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, और वाटर कौन सी डायरेक्शन में जाता है, यूनि डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड टू अपवर्ड की तरफ जाता है रूट्स के थ्रू। किसके प्रोसेस में, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर लोअर टू नहीं, हायर टू लोअर में जाता है, वाटर इनसाइड हो जाता है और वाटर ऊपर की तरफ चला जाता है। इसको हमने जाइलम के थ्रू बताया था, ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद है कि जाइलम जो होता है वो एक ऐसा टिश्यू है जिनकी जो स्ट्रक्चर, ओरिजिन है, सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, सब डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, बट परफॉर्म करती हैं एक ही फंक्शन, इट्स ए कॉमन फंक्शन। द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर, कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकिड्स, गुड। तो उसमें मैंने ये भी बताया था आपको, सिर्फ ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग टिश्यू एंड अदर ऑल्स आर डेड टिश्यूज। याद है, जाइलम को एक यूनिक वर्ड दिया जाता है, दैट इज वुड, फर्नीचर इसी से बनती, हाँ, एसेंट ऑफ सैप इसलिए बोलते हैं बिकॉज उसके थ्रू जाता है वाटर को, वाटर एंड मिनरल्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, उसको एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है, ठीक है। वुड किसको बोलते हैं, जाइलम को ही बोलते हैं। सो इसका कॉमन फंक्शन भी मैंने बता दिया था। अब आते हैं हम फ्लोएम पे। So what is phloem? Phloem is also a complex permanent tissue. It is also type of complex permanent tissue. Phloem is also a complex permanent tissue. Complex permanent tissue का मतलब क्या हुआ? It is also made up of 4 different type of cells. It is also made up of 4 different type of cells which performing a common function, but they have different origin, they have different structure. क्या? It is a kind of complex permanent tissue. क्यों complex है वो लिख लो. Why it is complex permanent tissue? Because they perform common function but having different origin, different structure. Okay? देखो अब 4 टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी है वो आपको नाम लिखवाया था मैंने. सिव ट्यूब बताया था. फर्स्ट इज द सिव ट्यूब, सेकंड कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ओके, अभी बोर्ड पे स्ट्रक्चर देखो. ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है सबसे बाहर, दिस इज नोन एज सिव सेल्स. ओके, ये जो मैंने बीच में लाइनें बनाई है ना, दिस इज नोन एज सिव प्लेट. सेकेंड नंबर ऑफ सेल्स इज नोन एज कंपेनियन सेल. इसी में होता है कुछ को. ये मैंने कंपेनियन में क्यों बनाया, ठीक है, ये यहां से एनर्जी लेता है साइड वाले से, एक में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. थर्ड पे आओ, दिस इज नोन एज फ्लोएम पैरेन एंड लास्ट फ्लोएम फाइबर्स. ओके, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना है फ्लोएम. फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट. फ्लोएम इज ऑल्सो नोन एज बास्ट. सभी बच्चे ये स्ट्रक्चर बना लेंगे एक बार, ठीक है. नेक्स्ट
अब मुझे फाइबर्स को क्या मतलब है, फोर्थ नंबर का सेल फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी बोल सकते हैं क्योंकि वो डेड सेल से बना है। इसकी खास बात क्या होगी कि इसके अंदर लिखो फ्लोएम के इनसाइड only one is dead. Yes, only phloem fibers because they made up of sclerenchyma. किसके बने ये? sclerenchyma पता है ना? sclerenchyma tissue, dead tissue. Only phloem fibers जो है they are dead tissues. और बाकी के जितने भी सेल्स मैंने बताई, कंपेनियन सेल, सिव सेल्स, पेरेन्काइमा सेल, they are living. Okay. मीन सेकंड पॉइंट लिखो एक और, जो फ्लोएम होता है वो पेरिफेरल साइड पे होता है। मींस जो जैसे कि स्टेम मानो, स्टेम है, स्टेम के सबसे अंदर जाइलम है, इनसाइड जाइलम है, जाइलम के आउटसाइड है फ्लोएम। तो जाइलम कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द सेंटर में प्रेजेंट है, एंड फ्लोएम जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पे है, लेटरल साइड पे। लिख लेना इसको, बना लो और ये सारे पॉइंट्स लिखो। फ्लोएम इज प्रेजेंट ऑन पेरिफेरल साइड। हाँ, कौन? फ्लोएम। फ्लोएम बाहर की तरफ होता है। फ्लोएम इज ए काइंड ऑफ लूज टिश्यू। जाइलम जो होता है ज्यादा कंसिस्ट होता है, लकड़ी तभी बनती है उससे, फर्नीचर वाला काम जो होता है बताया था। फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है। अगर फ्लोएम नहीं होता ना तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो बेटा यहीं से होता है। देखो अब मैं यहाँ पे एक चीज बता देती हूँ, फ्लोएम का में फूड का ट्रांसपोर्टेशन इधर से होता है, और ये पेरेन्काइमा क्या करती है? स्टोर करके रखती है। ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। समझ में आ गया ना? तो इनका कुल मिला के चलता एक साथ, एक अपना अपना योगदान करते हैं, अपना अपना रोल प्ले करते हैं। लिखो, सुनो, इसने पूछा है मिस्टर शिवांश ने कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप का होता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में एक होता है पैसिव, ठीक है। अभी मैं नहा रही हूँ बाथरूम में, मेरी बकेट का पानी पूरा भर गया है, और भरने के बाद पानी कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा ना। दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। मेरी बकेट खाली है, मुझे डब्बे से पानी डालना है या मग से पानी डालना है, दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन सरल लैंग्वेज डिफरेंस, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इट इज ए कंटिन्यूअस मूवमेंट एंड ऑटोमेटिक चलती रहती है। भाई अभी यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे वो क्या बोलते हैं आप उसको, अगरबत्ती बोलते हैं ना, अगर मैंने पूजा के टाइम पे एक अगरबत्ती मैंने इस रूम में लगाई है तो उसकी स्मेल को मैं जाने से रोक सकती हूँ? बाहर जाने से रोक सकती हूँ? दिस इज नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या मुझे उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़े? नो, वहां पे कोई एनर्जी नहीं लगती ना। लेकिन अगर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वहां पे कुछ रखा हुआ है सामान और मुझे इस रूम में लेके आना है, मुझे पुश करके लेके आना पड़ेगा ना, तो मुझे एनर्जी लगेगी। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज लाइक ए डिफ्यूजन। यस बच्चे, अमीबा देखा है ना? अमीबा पानी कैसे लेता है? अपने ऐसे करके पिनोसाइटोसिस के थ्रू अंदर वाटर ड्रिंक करता है, सेल्स एनर्जी लगाता है वहां पे वाटर को इनसाइड लेने के लिए। दिस इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगर वो वेस्ट मटेरियल उसकी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है ना तो वो उसको बाहर निकालता है, सेल बस्ट हो जाती है और वो वेस्ट मटेरियल बाहर हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। उसको ये सारे काम करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ रही है। मोस्टली हमारी बॉडी में ज्यादातर काम जो होते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से ही होते हैं, ठीक है। मोस्टली हमारी बॉडी में इतना सारा पंपिंग सिस्टम वगैरह सब चलता है, ऑलमोस्ट मैं बता रही हूँ 90% काम जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही चलता है। कहीं इतनी बॉडी में एनर्जी लगाएंगे, कहाँ बचती है इतनी एनर्जी, है ना। बस 10% कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप। जब तुम 11th में आओगे तो मैं प्लांट्स में बताऊंगी, प्लांट्स में भी होता है ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सोडियम पोटेशियम पंप। तो मैं 11th में बताऊंगी, वहां पे एक्टिव यानी कि कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, और एनर्जी के साथ वो बेचारा अकेला जाता भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स आते जाते ही नहीं है, उनके साथ हमें कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल सेंड करने पड़ते हैं। चलो नेक्स्ट लिखो, फंक्शन ऑफ फ्लोएम। It helps in transportation of food. It helps in transportation of food.
ओके, नाउ मेक ए डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम. एक तरफ जाइलम लिखो, वन साइड फ्लोएम. डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये एग्जाम में पूछा जाता है बेटा. जब हम प्लांट्स की बात करते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन की, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है. जाइलम लिखा है सर ने फर्स्ट, तो जाइलम क्या फंक्शन करता है वो लिख लो. जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फर्स्ट पॉइंट, जाइलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर एंड मिनरल्स के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एसेंट ऑफ सैप. एसेंट ऑफ, एसेंट का मतलब होता है बेटा ऊपर जाना, चढ़ना. ओके, एसेंट ऑफ सैप. फ्लोएम में क्या लिखोगे? यस, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. और उसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करना, इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन. इसको ब्रैकेट में लिख लो, मैं अलग से डिफाइन करूंगी, ठीक है? दैट इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन. सेकेंड पॉइंट लिखो, इन जाइलम only one cell is living. In xylem only one cell is living, that is known as xylem parenchyma, and others are dead. phloem में लिखो, phloem में क्या लिखोगे? In phloem only one dead cell, that is xylem fibers, and others all are living. समझ में आ गया ना ये बात प्रेशा? थर्ड पॉइंट लिखो, xylem is called as wood. wood, xylem called as wood. अरे वो लकड़ी, मेन तो वही होता है, फर्नीचर उसी से बनता है. जब आपने रिंग्स देखे हैं ना लकड़ी के फर्नीचर, जब दुकान पे जाकर देखना, रिंग्स दिखेंगी आपको, जाइलम रिंग्स, कैम्बियम रिंग्स दिखेंगी. ठीक है, 11th में और इलोब्रेशन होगा इनका. जो चीज अभी कम बोलती है ना, उसको सोचा करो 11th में इलोब्रेशन है. यस, आप कैम्बियम की रिंग से किसी भी प्लांट की एज पता लगा सकते हैं. उसमें बहुत लंबा मैकेनिज्म है. ठीक है, फ्लोएम लिखो. फ्लोएम इज कॉल्ड एज बास्ट. फ्लोएम इज कॉल्ड एज बास्ट. नेक्स्ट पॉइंट बनाओ. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन जाइलम, जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो क्या है? लिखो. नहीं, इट कैरीज मिनरल्स. इट कैरीज मिनरल्स, वाटर. लिखो, इट कैरीज मिनरल्स, वाटर and salts. It carries minerals, water and salt. उसमें क्या होगा फ्लोएम में? फूड में क्या? पिज्जा थोड़ी ना ऑर्डर करता है ऊपर से नीचे. लिखो, ए ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर. मतलब ग्लूकोज ही हो गया ना. ऑर्गेनिक सॉल्यूशन ऑफ शुगर. solution of sugar is translocated. ठीक है, लास्ट पॉइंट बनाओ. in the xylem the movement is only upward. in xylem the movement is only upward. ब्रैकेट में लिख लेना, रूट हेयर्स टू ब्रांचेस. यूनिडायरेक्शनल भी होता है, ब्रैकेट में लिख लो, इट इज ओनली यूनिडायरेक्शनल. The movement is only upward, and bracket में लिखो, it is unidirectional. डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें स्पेशली ये बताया कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कैरी करता है और जो फूड है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कैरी करता है. डिफरेंसेस है बेटा. ठीक है, लास्ट फ्लोएम में लिखो, the movement can be upward or downward. movement can be upward or downward. ब्रैकेट में लिख लेना, इट्स ए बाई डायरेक्शनल. कंप्लीट लाइन लिखा कर तरुण, ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में मार्क्स नहीं मिलेगा. the movement can be upward or downward, that is it is bidirectional. दोनों साइड में काम करता है ये. किसी भी बच्चे को जाइलम, फ्लोएम या वेस्कुलर टिश्यू में कोई डाउट? अब देखो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, पहले बोर्ड पे नजर रखेंगे सारे बच्चे.
ठीक है। सो एक प्लांट है, प्लांट में फूड कौन सिंथेसिस करता है? कहाँ, मतलब लीव्स में स्टार्ट होता है फूड का सिंथेसिस, लीव्स में होता है। तो ये हमारा लीव्स है, लीव्स ने क्या किया, बाहर से सनलाइट, हाँ, और नीचे से, और इन सब ने मिलकर क्या बनाया, क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या बना देंगे। एग्जाम में आया था तुम्हारे, सनलाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की प्रेजेंस में लीफ ने फूड सिंथेसिस किया और ओके। सो बेटा सिंथेसिस किसका हो रहा है, फूड का, यानी कि ग्लूकोज का। लेकिन अब ये ग्लूकोज कहाँ बना है, लीव्स में। अब ये किसको चाहिए, इसको चाहिए, रूट्स को चाहिए, ब्रांचेस को चाहिए, अदर पार्ट्स को चाहिए। तो कैसे, तो खाना खाता है, पेट में जाता है या बाकी हाथ पैरों में आता है कि नहीं आता? नहीं चाहिए हाथों को एनर्जी, पहले पेट में जाता है। क्या जाता है, पहले खाना पेट में जाता है। हाँ तो पहले इधर भी ऑब्वियस खाना इधर ही रहेगा भाई। खाना तो हमने खा लिया, लेकिन क्या वो स्टमक में थोड़ी ना रहता है, एनर्जी हमारे हैंड्स को चाहिए, अदरवाइज लिखेंगे कैसे, एनर्जी मेरे भी हाथों को चाहिए, नहीं तो मारूंगी कैसे, चाहिए कि नहीं। तो एनर्जी के लिए तो खाना है, उसको तो घूमना पड़ेगा, समझा? अब समझ में आ गया क्यों चाहिए, तो वो चीज चाहिए। तो अब ये खाना जो बना है वो उसको नीचे भी लेके जाना है एंड अदर पार्ट्स को भी देना है। इस चीज को मूवमेंट करनी पड़ेगी हमें, मूवमेंट ऑफ फूड करना पड़ेगा, इसी चीज को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लिखो डेफिनेशन, छोटा सा डायग्राम बना लेना, पहले डेफिनेशन लिख लो। फ्लोएम ट्रांसलोकेट द मैन्युफैक्चर्ड फूड, ट्रांसलोकेट द मैन्युफैक्चर्ड फूड, मैन्युफैक्चर्ड फूड के ब्रैकेट में क्या लिखोगे, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज बनता है लेकिन ट्रांसफर होता है आगे सुक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इट्स आल्सो ए शुगर। लिखवाया ना मैंने, फिर तो हाँ फिर से गली में लाओ। फ्लोएम ट्रांसलोकेट द मैन्युफैक्चर्ड फूड in bracket in the form of sucrose from leaves to different parts of the plant, from leaf to different parts of the plant is called translocation। समझ में आ गया? ये एग्जाम में ये 1 मार्क का पूछा जाता है, डिफाइन ट्रांसलोकेशन, एंड ट्रांसलोकेशन कौन परफॉर्म करता है, फ्लोएम करता है। क्लियर ना, कोई डाउट है? नेक्स्ट हेडिंग डालो, ट्रांसपिरेशन, ये डायग्राम बना लेना, फूड कौन बना रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालना है बच्चे, ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट से ही होता है क्या, रूट्स ट्रांसपिरेशन करेंगी? नहीं करेंगी, रूट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, ओनली एरियल पार्ट ऑफ द पार्ट। एरियल पार्ट क्या होंगे, मतलब कि ब्रांचेस, लीफ, स्टेम एटसेट्रा, बाहर जो हवा में दिख रहे हैं ना आपके पार्ट्स, उन्हीं से ही ट्रांसपिरेशन होता है। जो रूट्स हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनसे कोई भी ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। राइट डाउन द डेफिनेशन। ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर, वो नहीं, फ्रूट्स में नहीं होता, स्टोर करके रखते हैं ना वो। लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। इट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और एरियल पार्ट्स में भी ब्रैकेट में लिख लेना, कौन सा, लिविंग या नॉन लिविंग? ओनली लिविंग टिश्यू से ही वाटर वेपर्स बाहर निकलते हैं। जैसे कि बाहर कोई प्लांट सूख गया है और डेड टिश्यू बन चुका है ना, उससे वाटर वेपर नहीं आएंगे, ओनली लिविंग पार्टी करते हैं। नहीं, आपने अपने घर के आसपास देखा, घर के अंदर जो प्लांट्स है देखा, सुबह सुबह उन पे वो छोटी छोटी पानी की बूंदे रहती हैं, दैट इज नोन एज ड्यू। पानी की जो बूंदे होती है ना बेटा पत्ते पे, वो इसी की वजह से। अंदर वाले प्लांट देख लिया करो, इंडोर वाले, ठीक है, लिख लिया आपने। इन दी ओनली, ये लिखा आपने, ओनली लिविंग टिश्यूज का यूज होता है, लिख लिया ना ये वाला पॉइंट। हाँ,
अब ये बताओ ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कितने तरीके का होता है? आइडिया नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ, मेरे घर में एक पोर्ट लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मेरे घर में अभी यहाँ पे मैंने एक पोर्ट लगाया, मैंने उसको एक इतना बड़ा भर के पूरा जग पानी का उसको डाल दिया, तो क्या पानी मेरा प्लांट वो पानी को सारा पी जाएगा? हम जितना भी पानी प्लांट को देते हैं, प्लांट उसका ओनली 2% गेन करता है और 98% वाटर ट्रांसपिरेशन में निकल जाता है। जैसे कि मैंने एक जग अगर डाला तो उसका ओनली 2% पानी वो यूज करेगा अपना फूड बनाने के लिए, बाकी का सारा पानी वो निकाल देता है। बुरा क्यों? 1% वेरी कर सकता है। क्या बोल रहा है वो? पूरा एक जग पानी थोड़ी ना आता ओनली 2%। 2% वेरी कर सकता है। तो मैं एक पूरा टैंक भर के डालूंगा, उसका भी 2% होगा। अरे इतना नहीं है, मतलब कि ये नहीं है तूने इतने से पोर्ट को भर दिया एक पूरा, है ना, नदी के अंदर डाल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है प्लांट्स बहुत कम वाटर को रखते हैं अपने पास में सिर्फ फूड सिंथेसिस के लिए, बाकी जितना भी सारा पानी होता है वो सब इवोपरेट कर देते हैं। अगर वो इवोपरेट नहीं करेंगे तो आगे की पूरा अपना एनवायरमेंटल ही चेंज हो जाएगा। तुम्हें पता है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होती हैं, वाटर साइकिल, CO2 साइकिल, ये सब चेंज हो जाएंगी। अगर वो चेंज हो गई तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, राइट डाउन दैट पॉइंट। ओनली 2% ऑफ टोटल वाटर, only 2% of total water absorbed is used up in various metabolic activities. Absorbed is used up in various metabolic activities in the plant body. Only 2% of total water absorbed is used up in various metabolic activities in the plant body. Done? अब लिखो ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप, कोई बात नहीं, कर लो। ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सेकेंड पॉइंट लिखो लेंटिकुलर। स्टोमेटल। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन: क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अच्छा अभी हेडिंग डालो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन? अच्छा लिखो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या डन? लिख डाला? मेरे को बताना नहीं है। 3 to 9% टोटल ट्रांसपिरेशन 3 टाइप का है ना प्लांट्स में। टोटल उसका 100% का 3 to 9% जो ट्रांसपिरेशन होता है, वाटर का जो लॉस होता है, वो क्यूटिकल्स के थ्रू होता है। लिखो। हाँ ये भाई मैं ऐसे बता रही हूँ, ठीक है। ये एरियल पार्ट्स यही है। ये एक प्लांट है, इस प्लांट का ट्रांसपिरेशन बता रही हूँ। इस प्लांट में टोटल 3 to 9% जो पानी निकलेगा ना वो क्यूटिकल से निकलेगा। व्हाट इज क्यूटिकल? आउटर लेयर ऑफ ब्रांचेस, आउटर लेयर ऑफ लीफ, आउटर लेयर ऑफ स्टेम, जो बाहर की तरफ सबसे बाहर होती है। आपको पता ना किसी भी क्यूटिकल की लेयर होती है, उसके नीचे एपिडर्मिस लेयर होता है, ऐसे होता है ना। तो ऊपर की लेयर को हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं। तो इस क्यूटिकल की लेयर के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का नाम देते हैं। और टोटल ट्रांसपिरेशन का 3 to 9% इससे निकल जाता है पानी। मैक्सिमम पानी जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू जाता है और इससे बहुत कम पानी निकलेगा। ठीक है, लिख लो इसको। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू क्यूटिकल्स।
What is the cuticle? Cuticle is the outer part, outer layer of the leaf and branch stem. Mostly leaf के अंदर ही होती है ये. क्या बोला भाई मैंने? It takes place through cuticle layer. Cuticle layer is the outermost part, outermost layer of the leaf. Cuticle is the outermost layer of the leaf. ठीक है, ये लिख लो कितना परसेंटेज हो रहा है? 3 to 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन. ये वर्ड भी पूरा लिखना है. 3 to 9% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन. सेकेंड हेडिंग डालो लेंटिकुलर. लेंटिकुलर में ओनली 0.1% ही होता है. टोटल ट्रांसपिरेशन का ओनली 0.1 ट्रांसपिरेशन इसके थ्रू होगा. बिल्कुल नेग्लिजिबल है. लेकिन ये किसी किसी में हो सकता है. देखा होगा ना, जो लेंटिसेल्स होती हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं, वुडी प्लांट्स के ऊपर बड़े बड़े होल्स होते हैं, उनको हम लेंटिसेल्स, हाँ उनको हम लेंटिसेल्स बोलते हैं. समटाइम्स लेंटिसेल्स के थ्रू भी थोड़ा थोड़ा पानी निकल सकता है. आपने देखा होगा कुछ वुडी प्लांट्स के बाहर स्टेम पार्ट पे चिपचिपा चिपचिपा लगता है. तुम्हें हाथ लगा के देखना, ठीक है, स्टिकी जैसा लगता है, ऐसे लगेगा जैसे गम जैसा. तो वहां से भी समटाइम पानी भी निकल सकता है, क्योंकि वहां से वेस्ट मटेरियल ज्यादा निकलते हैं. ठीक है, वेस्ट मटेरियल जैसे रबर प्लांट्स वगैरह हैं, वेस्ट के साथ साथ कभी कभी वहां से थोड़ा बहुत पानी निकल जा सकता है. इसलिए मैंने यहाँ लिखा 0.1%. बहुत कम पानी टोटल ट्रांसपिरेशन का लेंटिसेल से रिलीज होता है. व्हाट इज द लेंटिसेल्स? जो वुडी प्लांट्स में बिग होल्स होते हैं. नहीं, मेजरमेंट पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन होता है. एक लीफ में एरिया में कितना फोटोसिंथेसिस होता है वो भी काउंट किया जाता है. मशीनें होती हैं, लीफ काउंट होता है, पूरा एक्सपेरिमेंट होता है. जब आप 12th क्लियर करके जब बीएससी या फिर कोई मेडिकल नॉन मेडिकल में जाओगे तो दिखाएंगे आपको. जब तुम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जब जाओगे ना, पूरा लीफ काउंट का टेस्ट होता है. उसमें आपको लीफ काउंट में इतना एरिया भी बताना पड़ता है, कितना परसेंटेज कहाँ से हो रहा है. पूरा आगे एक्सपेरिमेंटल वर्क चलता है. हाँ, लिख लो, ये लिख लिया आपने. लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस ओनली इन लेंटिसेल्स. इट टेक्स प्लेस ओनली इन लेंटिसेल्स. लेंटिसेल्स क्या है वो ब्रैकेट में आप खुद लिख लो. लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट ऑन वुड स्टेम, वुडी प्लांट्स. इट इज ए बिग होल्स. नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेना, ओनली 0.1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन. ब्रैकेट में ओनली 0.1% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन. क्लियर हुआ? तीसरा लिखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम 80 to 90% जो ट्रांसपिरेशन है वो यही होता है स्टोमेटा के थ्रू. तो लिखो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 80 to 90% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन. 80 to 90% of the total transpiration. Second point लिखो, it takes place through stomata. स्टोमेटा के बारे में सब पता है? स्टोमेटा क्या होते हैं, कहाँ होते हैं? ईशा, you know that? Okay. Stomatas are small pore-like structure which is present on the leaves, lower part of the leaves. मेटाबॉलिक क्या होता है? मेटाबॉलिक का मतलब है मेरे बॉडी में बहुत सारी वाइटल एक्टिविटीज चल रही हैं. यश का क्वेश्चन है व्हाट इज मेटाबॉलिक. वेरी गुड. ओके, मेरी बॉडी में अभी देख तेरे सामने तो बोल रही हूँ, तो बोलते टाइम क्या मेरी सांस नहीं चल रही? क्या मेरी किडनी काम नहीं कर रही? क्या मेरा हार्ट काम नहीं कर रहा? क्या मेरे में बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है? ये सारी एक्टिविटीज चल रही हैं. ठीक है, क्या मेरी बॉडी में एक जो चीज है, मेरे को थोड़ी भूख भी लगी है, देखो सच्ची बता रही हूँ, तो मेरे पेट में से आवाज आ रही है, मतलब कुछ चाहिए, भूख लगी हुई है ना, तो यानी कि मेरे को हेल्प चाहिए किसी की. तो ये सारी, कोई चीज टूट रहा है, कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही है मेरी बॉडी में, इसका मतलब तभी तो मुझे भूख लगी है ना. तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं बॉडी में, वाइटल एक्टिविटीज चल रही हैं, इनको हम मेटाबॉलिक बोलते हैं. मेटाबॉलिक का मतलब होता है लॉट ऑफ एक्टिविटीज इनसाइड द बॉडी. और दो तरीके से हो सकते हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अभी लिखो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन की नीड क्यों होती है, क्यों जरूरी है?
Hence the plant is cooling. It helps in the suction pull of the water from the roof also. और cooling होते हैं. हाँ लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. मैं आपको बहुत अच्छी चीज समझाने वाली हूँ इसी टॉपिक के बाद में, अच्छे से समझना. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. इंपॉर्टेंस है. सेकेंड पॉइंट लिखो, इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. अभी पता है तुम्हें, जब बहुत सारी गर्मी पड़ती है तो तुम सोच रहे होगे मैडम पत्ते सूख जाते हैं, ड्राईनेस आ जाती. क्यों नहीं आती उनमें इतना? क्योंकि बेटा ये जो ट्रांसपिरेशन है ना, ये उसको रेगुलेट करता रहता है, कूल डाउन करता रहता है टेम्परेचर से, है ना. तो इट हेल्प्स इन रेगुलेट द इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. प्लांट गर्म नहीं होता. हाँ, इसीलिए, लेकिन जब तक पानी नहीं दोगे रूट पानी को नीचे, तो ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा ना. इसीलिए हमें पानी देने पड़ता रहता है, तो प्लांट्स ड्राई हो जाएंगे. इट रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट. लिखा, ये दोनों इसके फंक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट. तुम्हें पता है ये सब फंक्शन होने के बावजूद भी मोस्टली इसको जो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी एविल माना जाता है. ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, मतलब ना चाहते हुए भी ये सब कहानी चल रही. एविल का मतलब दुश्मनी हो गया ना एक तरह से. ये क्यों हो रहा है? देखो, अगर पानी आ रहा है फिर पानी वेस्ट भी हो रहा है तो एक तरह के बिना मरते जबरदस्ती वाला काम है. लेकिन अगर ये ना हो तो पानी ऊपर भी नहीं जाएगा. लेकिन इससे ज्यादातर पानी तो वेस्ट ही होता है ना, ज्यादातर मोस्टली वाटर तो वेस्ट ही चला जाता है, इसलिए इसको नेसेसरी एविल बोला जाता है. लिखो, वेस्ट यूज करते हैं तो नेसेसरी है और एविल भी है. इसके लिए एविल हो गया ना वो, कि बिना मतलब बेचारा इतना काम करना पड़ता है और बचता उसके लिए कुछ नहीं है, सब कुछ. मतलब मैं तुम्हें बोलूं सुबह से शाम तक गधे की तरह काम करो और शाम को एक रोटी मिले तो क्या फायदा? जबरदस्ती का बोझ हो रहा है दुनिया पे. हाँ लिखो, बेचारे प्लांट्स करते हैं. मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब, थर्ड पॉइंट लिखना है ये, मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स is lost by transpiration, is lost by transpiration without serving any purpose, without serving any purpose. ज्यादातर पानी बिना कोई सर्विस किए चला जाता है ना. लेकिन वो हमारे नेचर के लिए एक पर्पस सर्व कर रहा है. प्लांट्स के लिए नहीं है ना. हाँ नहीं, लिख विदाउट सर्विंग एनी पर्पस. The energy spent by the plants, देखो पानी भी आया, ऊपर भी गया, उसको यूज भी नहीं किया और उसने अपनी एनर्जी भी लगाई इसके लिए ना, तो प्लांट्स के लिए क्या हुआ? ये बिना मतलब का काम. तो लिखो, the energy spent by the plants, उसी में the energy spent by the plants in transpiration is wasted, in transpiration is wasted. So transpiration is a necessary evil. इसको अंडरलाइन कर लेना, necessary evil, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये necessary evil क्यों है. ठीक है ना, तो क्लियर हो गया आंसर. क्योंकि बेटा कई बार पानी इतना सारा लेता है विदाउट प्लांट्स अपने यूज किए हुए, उसको निकाल भी देता है, लेकिन निकालने में उसको एनर्जी तो देनी पड़ती है ना, तो एनर्जी वेस्ट हो गई, इसलिए इसको बोला जाता है. नेसेसरी एविल क्यों है ये पूछा गया, तो आप लोगों को यही बताना है कि प्लांट्स जो होता है 100% वाटर का ओनली 2% वाटर यूज करता है, और उसमें से जो मैक्सिमम वाटर जो होता है प्लांट्स बिना यूज किए उसको बाहर इवॉल्व कर देता है, निकाल देता है. तो ओनली बिना उसके निकाल देना, बिना उसको यूज किए हुए, और अपनी एनर्जी भी स्पेंड कर रहा है निकालने के लिए, तो वो उसके लिए वेस्ट प्रोसेस है. दैट्स व्हाई इट इज ए नेसेसरी एविल. मतलब मैंने देखो एविल वर्ड नहीं बोला है, ओनली नेसेसरी एविल है. ये जरूरी है, अगर ये नहीं भी होगा तो भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी. पूरा रिपीट कर रही हूं. मोस्टली वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स इन लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन विदाउट सर्विंग एनी पर्पस. द एनर्जी स्पेंड बाय द प्लांट्स in transpiration is wasted. So transpiration is a necessary evil. Hence proved. ये कोई प्लांट है, ठीक है. इस प्लांट के अंदर अभी पानी ऊपर जाता कैसे, मैं आपको वो बता रही थी.
पानी के ऊपर जाने की प्रोसेस क्या होती है, कैसे पानी ऊपर चला जाता है, अब तुम सोचो उसके लिए। तो बेटा ऐसा तो नहीं हो सकता, एक तो रूट प्रेशर होता है। रूट प्रेशर का मतलब क्या है, सोइल के अंदर जो भी रूट के अंदर पानी है, यहाँ सोइल में जो वाटर है वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में रूट हेयर्स में आ जाता है, हायर टू लोअर में रूट हेयर्स में आएगा, रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर से वो जाइलम में चला जाता है और जाइलम से थ्रू होता हुआ यहाँ से लीफ में चला जाता है और लीफ में जाकर वो के बाद में क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है। तो एक प्रेशर तो काम करता है रूट प्रेशर। सेकंड ऐसा कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से वाटर, क्योंकि ये तो चलो छोटे प्लांट्स की तो बात सही है, अभी मेरी हाइट तक का कोई प्लांट है या मेरे से कोई छोटा प्लांट है तो ओनली रूट प्रेशर से ही काम चल जाता है, और कोई कहानी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन तुमने देखा होगा बड़े बड़े प्लांट, गोवा में तो ज्यादा देखे होंगे, इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, उनमें बेचारा जाइलम दुखी नहीं हो जाएगा, पानी चलो ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है, फिर मैं तो नहीं जा रहा, वापस भी तो आ सकता है। थकान नहीं, मतलब कि एक लिमिट होती है ना ऊपर चढ़ाने की, बिना मोटर के पानी आप कितनी देर ऊपर चढ़ाओगे, ऊपर से कोई खींचने वाला चाहिए कि नहीं। तो वहां पे जो लॉन्ग प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट टू मच होती है ना, उनके अंदर दो प्रेशर काम करते हैं। जो दूसरा प्रेशर होता है वो होता है एक तरह का सक्शन प्रेशर, जैसे उसको बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल। क्या होता है, देखो अब तुम्हें यहाँ पे वाटर आया है ना, ये वाटर स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वाटर वेपर्स के रूप में निकल जाएगा। तो अब यहाँ से ये पानी बाहर भी निकल रहा है, तो यहाँ पे पानी अब कम हो गया कि ज्यादा, कम हो गया, और यहाँ पे पानी कितना है, ज्यादा या कम, ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे हायर पानी, यहाँ पे लोअर वाटर, तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन वापस एक प्रेशर बन गया, यहाँ से यहाँ पे एक वाटर प्रेशर बन गया, बनेगा, तो हायर टू लोअर फिर से ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ट्रांसपिरेशन पुल बहुत जरूरी है। लॉन्ग प्लांट जो होते हैं, हाइटेड प्लांट जो होते हैं, अगर उनके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल नहीं होगा तो वाटर ऊपर ज्यादा नहीं जा पाएगा। तो दो प्रेशर काम करते हैं, मैं लिखूंगी बाद में कि वाटर को ऊपर जाने के लिए जाइलम हेल्प करता है, बट वहां पे दो प्रेशर काम करते हैं, वन इज द रूट प्रेशर, सेकंड वन इज द ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल के अंदर दो वर्ड्स मैं सिखाऊंगी आपको, एक होता है कोहेसन, कोहेसन एंड एडिशन फोर्स, मतलब चढ़ाने की फोर्स को बोलते हैं, ठीक है, पानी को ऊपर चढ़ाना, उसको बोलते हैं कोहेसन फोर्स। तो उसका ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है। लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल कैसे काम करेगा, भाई मेरे पास कोई चीज कम है और उधर ज्यादा है तो वो वाली ऊपर मूव कर जाएगी, इस तरह से डिफ्यूजन के थ्रू ऊपर चलता जाता है ये पानी, लीफ टू लीफ, लीफ टू लीफ, लीफ टू लीफ, ब्रांचेस टू ब्रांचेस। समझ में आ गया ना? हाँ, तो ये जाइलम काम करेगा।